तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण समारोह की। नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। कार्यकारी अध्यक्ष 1 महीने पहले बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने में ज्यादा विलंब नहीं किया। जेपी नड्डा को तकरीबन 5 महीने लगे थे, पर नितिन नवीन जितने कम समय में कार्यकारी अध्यक्ष बने, से भी कम समय में वो पूर्णकालिक, मतलब 1 महीने के भीतर। आज से ठीक 6 साल पहले जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था। आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नितिन नवीन को हस्तांतरित कर दी। बड़ा समारोह भाजपा मुख्यालय पर हुआ। भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस अवसर पर मौजूद थे। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सभी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और भी जाने कौन कौन मौजूद था। इसमें तमाम लोग बोले, पर हम 2 लोगों के उद्बोधन पर बात केंद्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर कम्युनिकेटर है, मतलब बहुत बेहतर तरीके से अपने संदेश को समाज में संप्रेषित करते हैं। आज उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात तो, जिन्हें नितिन नवीन के अध्यक्ष संभालने को लेकर संशय था, उनकी आधिकारिकता को लेकर संदेह था, उनकी हैसियत को लेकर कोई मन में संदेह था, तो प्रधानमंत्री जी की एक लाइन ने सारे संदेहों को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा सीधे सार्वजनिक रूप से कि अगर संगठन की बात है तो अब नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता। जब नरेंद्र मोदी जी ही नितिन नवीन को अपना बॉस कह दिए सार्वजनिक रूप से, तो भाजपा के बाकी नेता और कार्यकर्ताओं की तो बिसात किया। तो एक व्यक्ति को हैसियत कैसे दिलाई जाती है, एक कार्यकर्ता को नेता के तौर पर स्थापित कैसे किया जा सकता है, यह आज नरेंद्र मोदी जी ने बताया। पर एक अध्यक्ष के तौर पर आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी बोले कि बीजेपी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन हमारे विचार और दिशा नहीं बदलते। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। लेकिन नितिन नवीन क्या बोले? लोग असमंजस में थे। नितिन नवीन कैसे बन गए, क्यों बन गए, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वस्तुतः अध्यक्ष होंगे कि रबर स्टाम्प होंगे। नितिन नवीन ने आज लोगों को चौंका दिया। 19 मिनट नितिन नवीन बोले, लेकिन नितिन नवीन ने बोला क्या? नितिन नवीन ने 2 महत्वपूर्ण बातें बोली। नितिन नवीन ने यह कहा कि राजनीति के अंतर्गत सत्ता साधना और दायित्व है। राजनीति भोग नहीं त्याग है। राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है। राजनीति कोई बदपाहर नहीं उत्तरदायित्व है। और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही जो आम कार्यकर्ता के लिए थी, कि भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए आप अपने बूथ पर निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत तरीके से बारीक नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। वो वॉच टावर ही तो था जिसने नितिन नवीन को राज्य की राजनीति से निकालकर सीधे इस शीर्ष पद पर पहुंचा दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अध्यक्ष नए, आदर्श पुराने। क्या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो विशेषताएं नरेंद्र मोदी जी और नितिन नवीन जी बता रहे थे हैं, और क्या वही आगे बढ़ने वाली है? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं। जिस भाजपा को लेकर बात है उसके विचारवान कार्यकर्ता नेता है चिंतामणि मालवीय जी। वर्तमान में विधायक है, पूर्व के सांसद है, संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हुए। हमारे साथ डॉक्टर अनु पासवान जी हैं। कांग्रेस आज भी निशाने पर थी। भाजपा के इस पीढ़ीगत परिवर्तन को किस दृष्टि से कांग्रेस देख रही है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। अनु जी हमारी मदद करेंगे। और साथ ही हमारे साथ अजय शुक्ला जी। ऐसे मसले हों, अजय की उम्मीद हमारे कार्यक्रम को समृद्ध करती है। आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनु पासवान जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझ पाए अनु जी आज आप भाजपा के इस पदभार ग्रहण समारोह को देखकर, आपका नजरिया? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए हिमांशु जी, बात मुख्य ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कोई भी बने, हम तो कार्यों की बात करते हैं। किस तरीके से बीजेपी के शासन में, जिस तरह से सत्ता में रहकर भी लगातार
भ्रष्टाचार सिर्फ एक राज्य में नहीं, वो तमाम राज्यों में जहां भाजपा इस समय शासित है। और ये बात स्पष्ट है कि भाई अगर मोदी जी कुछ भी कहें कि कौन हमारा बॉस है, राष्ट्रीय मैं पीएम मोदी, मैं पीएम हूँ, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे सर्वे सर्वा है। मगर सबको पता है बीजेपी कहाँ से संचालित होती है, उसको चलाने वाली तो आरएसएस है। भाई आरएसएस का गढ़ से, नागपुर से जो आदेश आएगा बीजेपी वही काम करेगी। और आज उसी की देन है कि आज जिस तरीके से लगातार भारत के कोने कोने में जहां जहां भी भाजपा की सरकार है और केंद्र शासित सरकार है, सत्ता है, वहां पे आज भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भी किसी से छुपा नहीं है। आप प्रयागराज की बात ले लीजिए, अभी हाल ही में इतनी बड़ी घटना हुई है। जो लोग लगातार सनातन होने का दावा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आज धर्म गुरुओं को रोका जा रहा है, संतों पे लाठियां चलाई जा रही, उन्हें घसीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा। और आज बीजेपी मौन है। लगातार जिस तरीके के क्राइम बढ़ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर सकती हूँ। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेटियों के साथ सड़क छेड़छाड़ हो रहा है, घरों में घुस के लोगों का मर्डर हो जा रहा है, रेप हो रहे, तो बात तो हम मुख्य रूप से इसकी हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बाद में बात कर लेंगे। अनु पासवान जी, एक बड़े अंतर पे बात करते हैं कि देखो कर्नाटक में भी सत्ता का संघर्ष चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। उनसे पूछा क्या करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा हाईकमान से बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि कहां से चलती है, पर देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वस्तुतः सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 45 साल के युवा के संदर्भ में कह रहा है कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता। क्या आप नहीं मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये अनुशासन ही उसकी ताकत है? आपने कह दिया संघ, नितिन नवीन की नियुक्ति के संदर्भ में अभी तक तलाश ही रहे संघ के दखल को, ऐसा करेक्ट मिला नहीं है। पर उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चुनाव लड़ते हैं तो विरोध के स्वर आते हैं, और जिन्होंने विरोध के स्वर निकाले थे वो आज हाशिए पर पड़े दिखाई देते हैं। शशि थरूर से लेकर मनीष तिवारी जी अपने वजूद के लिए तरस रहे हैं, और नितिन नवीन एक नाम आता है, पूरी पार्टी एक राय एक स्वर में साथ खड़ी दिखती है। इस अंतर पर अनु जी कोई दृष्टि है आपकी? देखिए हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं कि अभी संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, पहली बात तो एक बात मैं अपनी बात फिर से दोहरा रही हूँ कि बीजेपी में जो भी फेरबदल होता है या कोई भी काम होता है वो सीधे सीधे नागपुर से संचालित होता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुने जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नागपुर का ही आदेश होगा। और दूसरी बात, हम बात करते हैं सबके बात की, आप किसी एक की बात नहीं कर सकते। और बीजेपी तो वन मैन आर्मी है भाई, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, जो संघ कहेगा वो मोदी जी कहेंगे, मोदी जी जो कहेंगे वो बाकी कार्यकर्ता करेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी की जो बात करते हैं वो सबकी बात होती है, सब लोग एक एक टेबल पे बैठ के काम करते हैं, सबकी राय होती है, सबके मशवरे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से आजादी है अपनी अपने बातों को रखने की। यहाँ पे ऐसा क्या, लोग मोदी जी तो किसी को अपने फोटो में भी नहीं आने देते, तो भाई अपने बातों के बीच में किसको आने देंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का दिखावा है कि हम एक युवा के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार ये बीजेपी अपने तरीके रूढ़िवादिता सोच लेके चल रही थी, और जिस तरीके से वन मैन आर्मी का काम चल रहा था, किसी के हस्तक्षेप की दखल अंदाजी बीजेपी बर्दाश्त। मैन आर्मी के तौर पर अगर बात करें, वन वुमेन आर्मी इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी के दौर में भी हमने एक छत्रराज देखा, सोनिया जी राहुल जी को भी हम इस दृष्टि से देखते हैं। पर बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय है। आज का आयोजन क्या संदेश दिया चिंतामणि जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर आज के आयोजन से आपने क्या ग्रहण किया? मुझे लगता है कि आज का आयोजन संदेश है पूरे देश के लिए, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, कि एक तो हमारी दिशा, हमारी दशा, हमारे सपने, हमारे उद्देश्य, हमारा दर्शन, और हमारी जो थाती है, हमारी जो एक संगठनात्मक हिस्ट्री है एक श्रेष्ठ संगठन की, वो पूरा आज अगर सार को देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी और माननीय नितिन नवीन जी के भाषण में भी हम देखें तो एक एक संपूर्णता दिखाई देती है। पार्टी के लिए संदेश है
एक पूरे भारतवर्ष की बात उन्होंने की, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और उस संगठन की बात की। मुझे लगता है ऐसा कोई पक्ष आज वो नहीं था, और एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमें एक नवीन नेतृत्व, एक युवा नेतृत्व मिला है, और एक अनुभवी नेतृत्व भी है, न केवल युवा बल्कि अनुभवी नेतृत्व मिला है। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से पार्टी नया आयाम गढ़ेगी, नई सफलताएं और नई ऊंचाइयां छुएगी, नई ऊंचाइयां चुनेंगे। मुझे लगता है कि अजय जी हमारी मदद करेंगे। नितिन नवीन ने कहा वॉच टावर भाजपा का बड़ा स्ट्रांग, आप काम करते रहिए, भाजपा का नेतृत्व खोज लेगा आप क्या कर रहे हैं। नितिन नवीन बिहार जैसे प्रदेश में एक मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, पर फिर भी उनकी संभावनाओं को देखते हुए पार्टी उन्हें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर ले आई। इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोगों को चुनने में चौंकाया था। क्या कहते हैं अजय शुक्ला जी? एक एक कार्यकर्ता में उम्मीद जगा गया ये फैसला और आज का उद्बोधन कि अपने भी दिन बदल सकते हैं, अपने दिन भी संवर सकते हैं, अपन भी बहुत कुछ हो सकते हैं। क्या कहते हो अजय जी? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि ये जरूर सब में संभावनाएं जगा गया है कि हाँ कोई भी हो सकता है। 12वीं पास नितिन नवीन भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं, और उसके अलावा जो है चाहे कोई भी परिवारवादी हो वो भी हो सकता है। अब कोई सीमाएं नहीं रह गई। अब आपको पार्टी का वह एक चेहरा जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान चेहरा होता था, जो मुरली मनोहर जोशी जैसा योग्यतम व्यक्ति होता था, जो राजनाथ सिंह जैसे चेहरे होते थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी जैसा एक पूरे देश में प्रभाव रखने वाला व्यक्ति होता था, हर कोई जानता था। नहीं, अब तो कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिल्कुल पढ़ा ना हो तो भी बन सकता है, जिसको कोई भी वो ना हो, परिवारवादी हो, कैसा भी हो, बन सकता है। तो यह एक संदेश है। यह संदेश है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता की तरह से हूं और वो हमारे अध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए। और जब हम यह खोजते हैं तो उसी के जस्ट बाद हम पाते हैं कि वो धक्का देते नजर आ जाते हैं, साहब की कैमरे के सामने मत आओ। तो कैमरे के सामने मत आ जाओ, बाकी ठीक है बयान में होगा, बाकी तो हम तय करेंगे। तो कमोबेश इससे यह तय हो जाता है कि किस बात के लिए क्यों और कैसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष क्या करेगा, कौन तय करेगा, यह मैं विषय में नहीं जाता हूं, राजनीतिक लोग बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इससे यह तय हो गया कि वह भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके अब तक जितने बने, कोई भी ऐसा नहीं था जो उच्च शिक्षित ना हो, लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं था जो परिवारवादी, इसके पहले नहीं बना था, लेकिन अब परिवारवादी भी आ गए और अल्प शिक्षित भी आ गए। जी, तो आपका मानना है कि नितिन नवीन जो 5 बार के विधायक हैं, जिन्होंने संगठन क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां हासिल की, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, अनायास ही बना दी गए। अजय शुक्ला जी जैसे कुशाग्र पत्रकार का ये आकलन है कि नितिन नवीन में काबिलियत के नाम पर कुछ भी नहीं था, फिर भी बना दिया गया। अंशु भाई, मैंने उसे लड़के के तौर पे देखा है, उनके पिताजी मेरे मित्र होते थे जी। मैं जब हिंदुस्तान पटना में स्पेशल करस्पॉन्डेंट हुआ करता था तब उनके पिताजी थे जी, और उस दौर से मैं चूंकि वाकिफ हूं, तो मैं इस तरह का कमेंट नहीं करूंगा। मैं उतनी बात कहूंगा जो उनका शिक्षा का आंकड़ा वो खुद शपथ पत्र में देते हैं, और जो आज दिखाई दिया उसी पर कहूंगा। तो आप शिक्षा के उस आंकड़े को देख रहे हैं जब उनके पिता का असामयिक निधन हुआ, पर 2006 से लेकर 2025 तक 5 विधानसभा चुनाव और 5 विधानसभा चुनावों में नितिन नवीन की निरंतर जन समर्थन की हैसियत, उसे अजय शुक्ला जी खारिज करते हैं। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया, उसको भी अजय शुक्ला आज खारिज करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले विपक्ष में जब भाजपा थी तब सह प्रभारी के रूप में, और बाद में प्रभारी के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसको भी आप नजरअंदाज करते हैं। उस पर आप दृष्टि नहीं डालना चाहेंगे अजय जी?
नहीं, बिल्कुल डालना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जब वो थे, छत्तीसगढ़ में आप देखिए उस समय के दौर में जब उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। आप वो देखिए उन्होंने झारखंड में नहीं, काम मैं आपको थोड़ा संशोधित करता हूं अजय जी, शायद आप तथ्यों के संदर्भ में कहीं चूक कर गए। जब वह छत्तीसगढ़ में आए हैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनके प्रभारी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटें हासिल की हैं। प्रत्यक्ष साक्षी हूं मैं, इसलिए मैंने तथ्यात्मक जानकारी आपको दी। बिल्कुल, मैं झारखंड को कह रहा था जी झारखंड में वो पार्टी को कोई सफलता नहीं दिला सके जी और वहां पर जब वो गए तो छत्तीसगढ़ में उनके निश्चित रूप से उन्होंने सह प्रभारी के तौर पे बेहतर काम किया। लेकिन आप यदि देखेंगे बिहार में उनकी उपस्थिति क्या थी, बिहार में वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाहर कोई बड़ी स्थिति नहीं बना पाए, जिसे कहा जाए उन्हें खुद पार्टी ने ही इस योग्य नहीं समझा था। लेकिन अचानक उठा के बनाया तो निश्चित आपकी मैं इस बात से सहमत हूं कि अब तो किसी को भी खुद साथ में चिंता। अच्छा अजय शुक्ला जी, आपकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता ध्यान में आता है? आपने कहा कि उन्हें किसी लायक नहीं समझा था कि जिस व्यक्ति को राज्य में मंत्री बनाया हो और साथ साथ भाजपा शासित राज्य के प्रभारी का दायित्व भी सौंपा हो। आपने कहा ना कि किसी लायक नहीं समझा गया। मैंने खंगाला कि देश में कोई और राजनेता है क्या ऐसा भाजपा का जो एक राज्य में मंत्री हो, दूसरे भाजपा शासित राज्य का प्रभारी हो, जिसका मुख्यमंत्री उन्हें रिपोर्ट करता हो? तो ऐसा शख्स मुझे नितिन नवीन ही मिले थे। आपको कोई और नाम मिला क्या? आपकी जानकारी में है? आप तो पूरे देश को देखते हैं। मैं उससे ज्यादा आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। चंडीगढ़ में सतपाल जैन सांसद थे जी और सांसद का चुनाव हार भी चुके थे जी और उसके बावजूद वो प्रभारी थे जो है हिमाचल प्रदेश के। जी। और हिमाचल प्रदेश में उस समय कद्दावर बीजेपी के नेता जो है वो हुआ करते थे, यानी अनुराग ठाकुर के पिताजी जी और उसके पहले शांता कुमार जी जो है, दोनों लोग सीएम हुआ करते थे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा में लोग बनाए जाते थे, सारी चीजें हैं जी, लेकिन उसमें ये कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। वो तो मंत्री थे लेकिन वो तो कुछ भी नहीं थे और बने थे। तो मैं तो सवाल इस पर आना चाहता हूं अजय जी, इतनी बात जो करने का उद्देश्य था, चिंतामणि जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि राजनीति के संदर्भ में धारणा यह रही है कि दशकों तक रगड़ते रहो तो भी पार्षद बन पाओ तो बड़ी बात है, या यह मान्यता थी कि अगर बड़ा नेता है तो बड़े नेता का बेटा ही बड़ा नेता बनेगा? जिन परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन नितिन नवीन के पिताजी भले ही वरिष्ठ नेता थे तो भी जब भाजपा की संयुक्त सरकार बनी तो उसमें मंत्री नहीं बनाया था नितिन नवीन के पिताजी को। तो वो नितिन नवीन 45 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय अध्यक्षता पहुंचे। क्या आप नहीं मानते कि एक आम कार्यकर्ता के मन में उम्मीद जागी है कि भाजपा में किसी को भी बड़ा अवसर मिल सकता है? इस संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है? नहीं, बिल्कुल मैं तो सहमत हूं, इस बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से एक किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता में यह उम्मीद जागी है कि अब कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो कोई चिंता करनी है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। चिंतामणि जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? अपनी कोई उम्मीद जाग गई क्या चिंतामणि जी जो आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? मैं आदरणीय अजय शुक्ला जी के बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि व्यक्तित्व दायित्व की स्वीकृति के साथ आता है और जितना बड़ा दायित्व आप ग्रहण कर लेते हैं उतना बड़ा व्यक्तित्व आपका बन जाता है। और अगर हम इतिहास में देखें तो तमाम वो लोग, क्या हमने जब देखा कि केशु भाई चुनाव हारे और माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बने तो उनकी कितनी स्वीकृति थी ये देखा जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। शिवराज सिंह जी चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वहां भारती जी के, तो वहां किसी भी बड़े नेता को देखें तो उसके प्रारंभ में इस तरह की धारणा, इस तरह का विश्वास, इस तरह की आशंकाएं रही है। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि उनके किए गए कार्यों को देखते हुए और पार्टी के उस अनुशासन को देखते हुए कि ये किस तरह की कैडर पार्टी है,
कि कहीं से भी पार्टी के कार्यकर्ता को उठा करके इतना बड़ा दायित्व दिया जा सकता है, और किस तरह का प्रशिक्षण पार्टी का है कि एक इस स्तर पे, विधायक स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति भी इतने बड़े दायित्व को ग्रहण कर सकता है, और न केवल ग्रहण कर सकता है बल्कि उसके अनुरूप काम भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल चीज है। ये बाकी बहुत तो रिमार्केबल चीज है। मैं वापस आता हूं डॉक्टर अनूप पासवान जी के पास। क्या तीर मार दिया भाजपा ने, अगर एक 45 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये काम 12 साल पहले कर चुकी थी, उनसे भी कम उम्र के राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। हालांकि वो अनुभव बहुत सही नहीं रहा। क्या कहते हैं अनूप पासवान जी? भाजपा के साथ सहानुभूति व्यक्त करना चाहेंगे? देखो, हम तो अपना घर जला के बैठे, फिर भी इनकी समझ में नहीं आया, इन्होंने भी खाम में एक नए लड़के को मौका दे दिया। क्या कहती है अनु जी? देखिए, मुझे तो आश्चर्य इसी बात पे हो रहा है कि जहाँ पे इन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया, करोड़ों युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया, वहीं पर एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ये कौन सी लकीर खींचना चाहते हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। जहां पर भाजपा शासित राज्यों में युवा लाठी खा रहा है, लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां पे एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ये कौन सी शीर्ष नेतृत्व का कौन सा दायित्व निभाना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखना तो यही है कि युवा के, अगर युवा उनको चेहरा मान के उनको बनाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता, भाई कार्यकर्ता की अगर मैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखूं तो उनके फादर एक पॉलिटिशियन थे, वो एमएलए रह चुके थे, तो कहां से एक वो कार्यकर्ता के रूप में, भाई वो तो जाहिर सी बात है, जो परिवारवाद का विरोध लगातार बीजेपी करती आ रही थी, आज वो तो खुद ही उसमें इन्वॉल्व है। और ये पहला उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहां पे लगातार परिवार की वजह से ही बीजेपी में कई सारे लोगों को बड़े बड़े पद मिल चुके हैं और बड़े बड़े कार्यभार मिल चुके हैं। ये कोई बहुत आम बात है, वो तो अलग बात है कि अच्छा चलो अनु जी, मैं एक सरल सवाल आपके लिए पूछता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या निर्णय है भाजपा का? भाजपा आपके लिए तो चुनौती है ना, ये तो आप मानती हो। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कितनी परेशानी के साथ गुजर रहा है। अब भाजपा ने यह फैसला ले लिया है 45-46 साल के नितिन नवीन जी को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया है। कांग्रेस के लिए कितनी राह आसान कर दी आज। अगला चुनाव जीतना आपका कितना सुनिश्चित हो गया। अभी तो गिनते गिनते उंगलियां भी थक गई, कितने हार गए। लोकसभा में थोड़ी बहुत उम्मीद जागी थी, उसके बाद से हरियाणा, महाराष्ट्र और अभी अभी जो हुआ बिहार, फिर अभी महाराष्ट्र। आज प्रधानमंत्री बता रहे थे महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है? नड्डा जी ने बहुत परेशान किया आप लोगों को, अमित शाह जी ने भी बहुत परेशान किया। अब नितिन नवीन आ गए, आपकी राह आसान हो गई, अब काम ठीक चलेगा आपका। क्या कहते हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, हम लोग जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, हम तो वैसे ही काम करेंगे। अब बीजेपी का ये अंदरूनी मामला, वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं, वो किस फॉर्मूले को लेके चल रहा है। और दूसरी बात, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए चुनौती हो गई है कि जिस तरीके से उसका शासन चल रहा है, उस तरीके से भारत की जनता कितनी त्रस्त है, किसी से नहीं छुपा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नहीं, भारत की जनता बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ अनु जी, आपको कितनी निराशा है कि आप स्वयं बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता इतनी त्रस्त है, इसके बावजूद भी आप पर भरोसा नहीं कर पाती। सीटें फिर भी भाजपा की ज्यादा आती है। आप अपनी इस हालत को लेकर कितनी दुखी हो? जितनी भाजपा को लेकर आप दुखी हो, उससे ज्यादा अपनी हालत को लेकर दुखी हो कि नहीं अनु जी? चोरी करके लोगों को बनना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करते हैं, हम तो लोकतांत्रिक रूप से काम करना चाहते हैं। मगर अलोकतांत्रिक रूप से जो चल रहा है, जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, अब उसके लिए हम भी उसके लिए भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। एक तो हम इस बीजेपी से लड़ रहे हैं और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। तो आपकी लड़ाई आसान होगी नितिन नवीन के आने से या और मुश्किल होगी? यही तो मेरा सवाल था आपसे। भाई सामने वाले पक्ष का सेनापति कौन है, यह भी तो निर्भर करता है ना युद्ध की रणनीति में। या आप कहते हो कोई सेनापति हो, हमें परवाह नहीं, हम देखते ही नहीं इस तरफ, या देखते हैं कौन है उसके अनुसार अपनी योजना बनाते हैं। तो ये जानना है अनु जी, या आपको अपने से लड़ने से फुर्सत मिले तब तो सामने और देंगे, क्या है? हिमांशु जी, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी का ये अंदरूनी मामला कि वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, किसको नहीं बना रहा है, उनकी रणनीति क्या है। हमारी जो रणनीति है वो तो हम तय करेंगे कि हमको कैसे लड़ाई लड़नी है और किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है।
अब ये तो हम अपनी तरीके से तय करेंगे ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारा क्या लेना देना। अनुजी का कहना है सामने वाले भले ही बंदूकें लेकर आए, AK-47 लेकर आए, अगर हमें तलवार से लड़ना है तो हम तलवार से लड़ेंगे, ये हमारा विषय है। पर ऐसे में क्या युद्ध जीतेंगे? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के साथ मैदान में आने का आज ऐलान कर दिया। नया खून, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ देश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। यह नयापन भाजपा को क्या नई सफलताएं दिलाएगा? क्या तमिलनाडु में कमल खिल पाएगा? क्या पुडुचेरी में कमल कुछ कमाल करेगा? क्या केरल में अरसे से जो उम्मीदें हसरत के रूप में बैठी हुई हैं उन्हें कोई जगह मिल पाएगी? और पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल भाजपा कर पाएगी? नितिन नवीन के साथ ये सारी चुनौतियां हैं। आने वाला समय बताएगा कि नितिन नवीन इन चुनौतियों का मुकाबला किस तरीके से किए, कैसे किए, वो कहां तक पार्टी को लेकर गए। हम निगाह रखेंगे। लेकिन आज के लिए उनको शुभकामनाएं और आप सबके प्रति धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।